हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, कैसे डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा। हम ये डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक को हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश किया है, बस एक लास्ट पोर्शन इसका रह गया है जो कि हम आज की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे और ये हमारा कंटिन्यू क्लास हो जाएगा प्रीवियस क्लास का। चलिए शुरू करें। हम लोगों ने देखा था कि अगर डिमांड में चेंज आता है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज में कैसा चेंज आता है। तो एक ब्रीफ कर ले अगर, तो डिमांड में चेंज दो तरह का होगा। डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। डिमांड के बढ़ने से आपके फॉरेन एक्सचेंज पर ये असर होगा कि वो बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, और अगर रेट बढ़ता है तो इससे डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है वो घटेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर डिमांड डिक्रीज करता है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटा तो डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी वो बढ़ जाएगा, यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरह से अगर चेंज इन सप्लाई भी हो तो उससे भी फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस नज़र आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अगर चेंज इन सप्लाई में सप्लाई बढ़ जाएगा तो उससे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और सप्लाई कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, जिससे कि क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, और ऐसा होने से डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू रहेगा वो अप्रिशिएट करेगा। लाइक फॉरेन एक्सचेंज रेट के घटने से करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर डिक्रीज होता है सप्लाई में तो इससे क्या चेंजेस आ जाएंगे। सप्लाई के घटने से क्या किस तरह का चेंज आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, और उससे हमारे फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी में क्या चेंजेस आता है वो हम देखते हैं। फटाफट से ग्राफिकली इसको हम बात समझें तो डिमांड कर्व बनाएंगे जो कि होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, जो कि होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज़ डी डी। तो डिमांड कर्व बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज दैट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फॉरेन करेंसी एंड प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक उसी तरह से सप्लाई कर्व जब हम बनाते हैं तो वो बनता है अपवर्ड राइजिंग, बिकॉज इट शोज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करता है, डिमांड सप्लाई जहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर डिटरमिन हो जाता है इक्विलिब्रियम, और इसी इक्विलिब्रियम से मिल जाता है हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहीं से हम लोगों को मिल जाएगा क्वांटिटी फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको मिल गया जो कि है OR एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और क्वांटिटी मिल गई आपको OQ। तो इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं जो कि होगा पॉइंट E पर। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया OR, और क्वांटिटी जो डिसाइड हो गई है वो डिसाइड हो गई हमारी OQ। अब अगर सप्लाई में डिक्रीमेंट आता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो घटता है, तो उसके घटने से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर असर होगा, और वो असर कुछ यूँ होगा कि पहले तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, उसमें जो शिफ्टिंग होगी वो लेफ्टवर्ड होगी, और लेफ्टवर्ड अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा तो वो बैक साइड में पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि अगर सप्लाई कर्व SS है तो इसके लेफ्ट साइड पर शिफ्टिंग आपको कुछ यूं देखने को मिलेगी। तो एक सप्लाई कर्व आपको मिल जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे S2 S2। अब डिमांड कर्व वही है, बट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया, और ये शिफ्टिंग हम लोगों को लेफ्टवर्ड नज़र आ रही है। ऐसा होने से आप देखोगे
कि नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, पुराने डिमांड कर्व और नए सप्लाई कर्व एक दूसरे को नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे E2। इस न्यू इक्विलिब्रियम से हम देख लेंगे, डिटरमीन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का, जो कि हम लोगों को मिलेगा वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने पर, जो कि है R2, और इसी इक्विलिब्रियम से जब हम पहुंचेंगे हमारे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर हम लोगों को नई क्वांटिटी मिल जाएगी विच इज़ OQ2। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको नज़र आ रहा है जो कि R2 से घट के हो गया R1, सॉरी OR से घट के हो गया, बढ़ करके हो गया है, ये बढ़ा है, ठीक है। पहला इक्विलिब्रियम क्या था OR, और नया क्या हो गया OR2। तो इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बढ़ गया, और पुरानी क्वांटिटी थी OQ जो कि बाद में हो गई OQ2, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो गई है, घट गई है। सो न्यू इक्विलिब्रियम पर किस तरह के चेंजेस हम लोगों को मिले हैं, हम पहले इसको यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि हम बात बेहतर समझ सकें। नया इक्विलिब्रियम जो है वो आपको मिल रहा है E2 पे, और इस न्यू इक्विलिब्रियम के मिलने से जो नया फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया है वो हो गया है OR2, जो कि क्लियरली बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है प्रीवियस रेट से, और जो क्वांटिटी है वो आपकी हो गई है OQ2, जो कि क्लियरली घट गई है फ्रॉम द प्रीवियस वन। और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ जाने का क्या मतलब है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ जाने का मतलब हम यहाँ ज़रा एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए कि $1 बराबर अगर हम बोलते हैं 50 इंडियन रुपीज़ है, तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई घटा, जिसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका प्राइस अब $1 में 60 रुपीज़ हो गया है। तो क्वांटिटी जो है डोमेस्टिक करेंसी का वो आप देखोगे कि बढ़ गया है। क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बढ़ जाने से आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि जो डेप्रिसिएशन है, क्वांटिटी बढ़ गई मतलब वैल्यू जो है वो घट गया, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका टेक्स प्लेस, ये आपका तब होगा जब सप्लाई में कमी आएगी। तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू घटता है अगर सप्लाई घटेगा, और डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है अगर सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। और इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आपको नज़र आते हैं डिमांड और सप्लाई के कम होने से या बढ़ने से। आप लोगों को ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कि सप्लाई घटेगा तो डेप्रिसिएशन, सप्लाई बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन। ठीक उसी तरह से डिमांड में क्या देखा, डिमांड बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन, और अगर डिमांड घटा फॉरेन एक्सचेंज का तो एप्रिसिएशन होता है। ये कैसे होता है, किस तरह से ये हो रहा है, इसको हम ग्राफिकली देख पा रहे हैं। इस ग्राफ को आप प्रैक्टिस कर लेंगे बनाकर घर पे अपने से, आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्या टॉपिक है वो हम देखते हैं। So the next topic of this chapter is foreign exchange market. हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके डिमांड, उसके सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड एंड सप्लाई, उसमें चेंजेस, इन सब से रिगार्डिंग सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। एंड नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब मार्केट क्या होता है, हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट की बातें कर ली हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात अगर करें तो फटाफट से हम इसके मीनिंग, इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर होगा ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखें, फॉरेन एक्सचेंज को छोड़ दें और मार्केट की बात करें तो मार्केट इज़ अ प्लेस, मार्केट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है, बाउट एंड सोल्ड। क्या खरीदा बेचा जाता है, तो बाज़ार की बात कर रहे हैं
तो गुड्स की बात करेंगे। किसके किसके बीच में? तो बाजार, किसी भी प्लेस को बाजार बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। हम लोगों ने माइक्रो में ये बातें पढ़ी हुई है, बायर्स, सेलर्स, प्रोडक्ट और प्राइस। ये 4 चीज़ें जो है ये होनी चाहिए मौजूद, और इन चारों के बीच में, यानी कि नॉट चारों के बीच में बट बायर्स एंड सेलर्स के बीच में खरीदा और बेचा जाएगा, खरीदा और बेचा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर प्राइस पे। उसी को हम लोग कहते हैं, उसी प्लेस को हम लोग कहते हैं मार्केट। अब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ फंक्शंस वही रहेंगे। बायर्स यहाँ पे भी होंगे, सेलर्स यहाँ पर भी होंगे, खरीदा और बेचा जाएगा यहाँ पर, प्राइस भी होगा, लेकिन प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर जो चीज़ होगी वो होगी फॉरेन करेंसी। ठीक है, प्रोडक्ट के तौर पर फॉरेन करेंसी को एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो कि निर्धारित किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप में डिस्कस किए हुए हैं कि ये कैसे तय होगा। भाई 3 तरीके से तय हो सकता है, चाहे तो फिक्स्ड हो जाए, गवर्नमेंट कर दे, चाहे तो वो फ्लेक्सिबल रहे, डिमांड सप्लाई से हो, या तो वो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का पार्ट हो, यानी कि दोनों का मिक्स्ड हो। तो फॉरेन करेंसीज को जिस मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, किसके किसके द्वारा? बायर्स एंड सेलर्स के द्वारा। जहाँ पे बायर्स और सेलर्स में कौन कौन होंगे? जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, कंट्रीज के फर्म्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, सेंट्रल बैंक्स हो गए, इन सब के द्वारा उसी मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। चलें इसके मीनिंग को लिखें। तो फॉरेन एक्सचेंज market refers to that market in which, जहां foreign currency या foreign currencies are bought and sold, जहाँ पर विदेशी मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाएगा, उसी बाजार को हम फॉरेन एक्सचेंज बाजार, विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसीज है, जो कि खरीदा और बेचा जा रहा है, ये हमारे बायर्स और सेलर्स के द्वारा खरीदा बेचा जा रहा है। उन्हीं के बीच में ये जो डील है वो हो रहा है। अब है कि ये बायर्स और सेलर्स कौन होंगे, किसको कहेंगे? फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बायर्स और सेलर्स का मतलब क्या समझेंगे? तो जब भी हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज में बायर्स एंड सेलर्स, तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे हर एक कंट्री के इंडिविजुअल्स, ठीक है, कंट्रीज के फर्म्स, इंडिविजुअल फर्म्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, जो कि विदेशी विनिमय से संबंधित काम करते हैं, ब्रोकर्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स आ गए इसमें, कमर्शियल बैंक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, and the central bank of the country। तो इन सब के द्वारा देश में फॉरेन करेंसीज को खरीदा बेचा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, और जहाँ कहीं पर भी ये एक्सचेंज हो रहा है इन लोगों के द्वारा, उसी प्लेस को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से जानते हैं। नाउ आप कह सकते हैं जैसे अदर मार्केट में होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सिस्टम जो है वो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। जैसे अदर मार्केट से हम क्या समझ रहे हैं? जब मैं मार्केट कहती हूँ या हम मार्केट सुनते हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्लेस को मीन कर लेते हैं, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, हम वहाँ जाकर ले सकते हैं, हम वहाँ जाके बेच भी सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्लेस हमारे जहन में आता है जब भी हम मार्केट वर्ड सुनते हैं, तो जनरल मार्केट।
लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसको आप ज़रा सा अलग समझेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्लेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है जहाँ पे ये लोग मौजूद होंगे अपनी अपनी करेंसी लेके और वो बेच रहे होंगे टोकरे में। इट्स नॉट लाइक दैट। बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक तरह का सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं करेंसीज का, जहाँ पर आप एक कंट्री की करेंसी को विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री एक्सचेंज कर पाएंगे। और इस मार्केट में कन्फाइंड नहीं है, मतलब कहने का हुआ कि जो ट्रांजैक्शन है इस मार्केट में वो कन्फाइंड नहीं है कि सिर्फ एक ही या कुछ ही करेंसीज आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर आपको करेंसीज का जो फ्लो है वो काफ़ी वाइडली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अदर कंट्रीज़, ऑल द कंट्रीज़ जितने भी हैं उन सब की करेंसीज का एक्सचेंज जो है वो आपको समझ में आता है। सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज जो कि खरीदे जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो ये आप जनरल मार्केट से मैंने इसको आपको रिलेट करके समझाया ज़रूर है, लेकिन आप इसको बिल्कुल मीन नहीं कर सकते एक इंडिविजुअल मार्केट से या प्रोडक्ट मार्केट से। आप इसको डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं कर सकते। ये हल्का अलग है। यहाँ पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के साथ फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज को, उनके ट्रेड को ये कंप्लीट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ मूव ऑन टू कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है समझ में आ गया। अब है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मेन फंक्शंस, काम क्या क्या है। पॉइंट वाइज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इस मार्केट का, ये मार्केट का क्या काम है बेसिकली हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके इम्पोर्टेंस में जो पहला पॉइंट है दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। देखिए ये जो है ये ट्रांसफ़र करता है परचेजिंग पावर को बिटवीन द कंट्रीज़। देखिए जब कंट्रीज़ की करेंसीज़ को एक्सचेंज किया जाता है तो उससे बहुत तरह की सुविधाएं जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ को प्राप्त हो जाती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का अगर आप पूछोगे कि इसका इम्पोर्टेंस बताएं या इसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों है ये मार्केट, इसकी क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है या जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है जिसको आप फंक्शन भी कह रहे हैं वो है ट्रांसफ़र फंक्शन। दो कंट्रीज़ के बीच में जब उनकी करेंसीज़ का एक्सचेंज होता है, यानी कि वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में, ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक दूसरे को परचेजिंग पावर देते हैं। और ये जो फंक्शन हुआ ट्रांसफ़र फंक्शन, ये परफॉर्म होता है जैसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट्स और टेलीफोनिक ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफ़र फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो कि बेसिकली कंट्रीज़ को परचेजिंग पावर जो है वो देते थे, प्रोवाइड करते हैं। और परचेजिंग पावर मिल गया तो आप ये बात समझ सकते हैं कि इससे कंट्रीज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ट्रेड करना, व्यापार करना, कई तरह से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना। बेसिकली जो ट्रेडिंग है, जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ईजी हो जाता है। सो द फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफ़र फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो द सेकेंड फंक्शन इज क्रेडिट फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करता है बिटवीन द कंट्रीज़। और क्रेडिट फंक्शन के तौर पर ये कंट्रीज़ को फ्यूचर में पेमेंट करने की सुविधा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का होता है। तो जनरली इंटरनेशनल पेमेंट्स जो होते हैं उसको करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रेडिट फंक्शन के तौर पर कंट्रीज़ को बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि क्रेडिट जो है वो रिक्वायर्ड हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड,
और इस केस में कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं बिना डायरेक्ट पेमेंट के। कहने का मतलब हुआ क्रेडिट, मतलब आप समझो काइंड ऑफ उधार, ठीक है। तो अगर कंट्रीज व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में उनको इमीडिएट पेमेंट नहीं करना है, तो उस इमीडिएट पेमेंट नहीं करने की स्थिति में क्रेडिट के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक तरह का आप कह सकते अग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन द कंट्रीज, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 महीने का होता है कि आपने अभी मुझसे कोई सामान ले लिया और आपने मुझे उसके बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। 3 महीने तक मैं वेट करूंगी और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं अपने पास रखूंगी। 3 महीने के बाद मैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कह सकते हैं भंजा कर या उसको एक्सचेंज करके मैं जो पैसा आपसे लेने वाली थी वो मैं रिसीव कर लूँगी। तो कंट्रीज़, ये तो मैंने आपको बहुत इंडिविजुअल लेवल पे बताया कि मेरे आपके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में ये क्रेडिट फंक्शन को क्रिएट करने में, ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ the next function is hedging function. And what is it? तो hedging function का मतलब हो गया HED। इसका मतलब हुआ कि जब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एंटर करते हैं एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट में, जिस अग्रीमेंट में वो वस्तुओं को खरीदने और बेचने की बात कर रहे होते हैं फॉर ऑन सम फ्यूचर डेट। मान लीजिए 2 कंट्री है और दोनों कंट्रीज के सेलर्स और बायर्स मिल करके एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डेट तय कर लेते हैं कि हम इस डेट पर इस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का जो पेमेंट है वो करेंगे। तो उसके लिए वो एक अग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, बनवाते हैं। उस अग्रीमेंट को वो फ्यूचर डेट के लिए तय करते हैं और जैसे आज के डेट पर किसी सामान की कीमत है कुछ और उस सामान को वो तय कर रहे हैं कि हम 1 साल के बाद सपोज या 6 महीने के बाद उसको हम बेचेंगे। तो जो 6 महीने के बाद पेमेंट होगा एक दूसरे के साथ वो करंट प्राइस पर होगा, आज के प्राइस पर होगा। तो उस एक्सचेंज रेट को हम हेजिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये जो पर्पस होता है हेजिंग का, ये इसलिए होता है, हेजिंग क्यों किया जाता है? तो हेजिंग करने का पर्पस है कि लॉस को अवॉइड करना है। जैसे फ्यूचर में प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं और अगर आज के डेट में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसका प्राइस बहुत हाई है, तो आज ही के रेट से हम फ्यूचर के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो ट्रेड है वो फिक्स कर लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी और इस कीमत पर हम ये खरीदेंगे बेचेंगे। तो पेमेंट बाद में होगा लेकिन कीमत आज की होगी। तो इस प्रोसेस को हम हेजिंग फंक्शन कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। और ये जो फंक्शन है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म करता है बिटवीन द कंट्रीज। मेन पर्पस इसका होता है कंट्रीज को होने वाले लॉस से बचाने के लिए, नॉट द कंट्रीज बट द जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, उनको जो लॉस होने वाला हो, चूँकि फ्यूचर में प्राइसेस वैरी कर सकते हैं और अगर प्राइस कम हो गया तो लॉस हो जाएगा। इसलिए एक प्राइस पर इस चीज़ को तय कर लिया जाता है कि हाँ इसी कीमत पर हम एक्सचेंज करेंगे और इसको हम चेंज नहीं करेंगे, कीमत नहीं बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत वैरी हो सकती हैं। तो इसको हम हेजिंग फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन प्लेज, ये जो काम है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के लिए तय करते हैं। तो कंट्रीज के बीच में हेजिंग फंक्शन के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये काम करता है, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसके साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जितने भी फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स।
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स में हम यहाँ दो मार्केट डिस्कस करेंगे, एक तो स्पॉट मार्केट, एक मार्केट जो कि कहलाता है स्पॉट मार्केट, और अगला जो मार्केट है वो कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, दो तरह का मार्केट होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो टाइप हैं, ठीक है, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। इन दोनों का क्या मतलब है ये हम फटाफट से समझें। तो सबसे पहले बात करें स्पॉट मार्केट की, तो नाम से पता लग रहा है स्पॉट, लाइक ऑन द स्पॉट, लाइक जो बिल्कुल मौके पर होता हो उसको हम स्पॉट मार्केट कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो स्पॉट मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच receipts and payment are made immediately। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे receipts और पेमेंट्स ये इमीडिएट किए जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पे जो भी रिसीट होना है, जो भी पेमेंट होना है, इसको बिल्कुल ऑन द स्पॉट तय किया जा रहा है, इमीडिएट बेसिस पे तय किया जा रहा है, उस मार्केट को हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। जनरली एक टाइम पर अगर दो बिजनेस डे है, अ टाइम ऑफ 2 business days इज परमिटेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन। अगर एक ही टाइम पर दो बिजनेस जो है उसको सेटल करने का परमिट लेना हो, तो स्पॉट मार्केट जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है उस केस में। डेली नेचर एंड डील्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट मार्केट का जो डेली नेचर है और जो डील्स है वो स्पॉट ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर ही किया जाता है। स्पॉट मार्केट में कोई भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होता है। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि प्रिवेल करता है स्पॉट मार्केट में, उसको हम लोग स्पॉट एक्सचेंज रेट या फिर करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस इसमें आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। अगर हम स्पॉट की बात कर रहे हैं कि ये स्पॉट मतलब क्या, इमीडिएट मतलब क्या, एकदम विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, तो इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 days। ठीक है, 2 दिन की जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर जो भी पेमेंट हो जाएगा, जो भी रिसीट क्लियर हो जाएगा, वो सब का सब जो है वो स्पॉट मार्केट के अंदर का पार्ट बनेगा। सो स्पॉट मार्केट मतलब हम लोगों को बातें समझ में आ गई कि ये क्या है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ द फॉरवर्ड मार्केट। और स्पॉट मार्केट का ये जस्ट उल्टा है, जहाँ पे हम लोग रिसीट और पेमेंट जो है वो तो देखते हैं। ये जो रिसीट और पेमेंट है फॉरवर्ड मार्केट स्पॉट मार्केट से जस्ट ऑपोजिट है। स्पॉट मार्केट में आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें इमीडिएट हो रही हैं। फॉरवर्ड मार्केट इज़ दैट मार्केट जहाँ पे पेमेंट और रिसीट हम फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, ये स्पॉट नहीं है, ये इमीडिएट नहीं है। यहाँ पे जो भी रिसीट और पेमेंट का ट्रांजैक्शंस होगा वो फ्यूचर के लिए होगा। सो अ मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today। देखें, फॉरवर्ड मार्केट में जो भी सेल और परचेज होगा वो सेल और परचेज आपके फ्यूचर डेट पर होगा, और ये फ्यूचर डेट पे जो भी रेट लिया जाएगा या जिस रेट पर एक्सचेंज किया जाएगा, सेल और परचेज किया जाएगा, ये रेट ना तय होगा आज के बेसिस पर। आज के बेसिस पर मतलब लाइक करंट टाइम पर जो भी डेट वगैरह, जो भी रेट चल रहा है, उस रेट पर फ्यूचर डेट में हम तय कर लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज या फॉरेन करेंसीज जो हैं उसका एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हम एक्सचेंज करेंगे। तो जिस मार्केट में सेल और परचेज फ्यूचर डेट के लिए किया जाता हो और ये फ्यूचर डेट पर होने वाला जो एक्सचेंज है उसको सेटल हम कर लेते हैं आज के डेट के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से। सो सच मार्केट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में बात करें
तो द एक्सचेंज रेट जो होता है वो कोट किया जाता है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस के तौर पर, जिसको हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है वो साइन किया जाता है एक डेट के लिए और उसको कंप्लीट किया जाता है आगे बाद के किसी भी पर्टिकुलर डेट पे। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है फॉर बोथ द पार्टीज़, जो भी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये वाला मार्केट जो है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 2 रीज़न से किया जाता है। आखिर फॉरवर्ड मार्केट का क्या पर्पस है, ये हम आज के डेट पे फ्यूचर के लिए क्यों चीज़ों को हम फिक्स कर रहे हैं, तो इसका जो है 2 मेन पर्पस होता है। पहला तो कि जो लॉस हो सकता है बिजनेस में और हेजिंग वगैरह से, यानी कि प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से जो भी लॉस होगा उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द सेकेंड इज टू मेक प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे स्पेकुलेशंस वगैरह के थ्रू जो स्पेकुलेशंस करती है कंट्रीज़ के बीच में, जो भी आपके ट्रेडर्स हैं वो जो भी स्पेकुलेशंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उन स्पेकुलेशंस एक्टिविटी के तहत उनको प्रॉफिट हो, इसके लिए भी फॉरवर्ड मार्केट का इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टाइप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसका मीनिंग, उसके फंक्शंस और उसके टाइप। इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो मार्केट हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर अंडर द यूनिट 10, वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लासेस से हम हमारे यूनिट 10 के सेकेंड चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू।